नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो नए नियम बनाए हैं और मतदाता सूची का जो गहन रिव्यू कर रहा है, उसको लेकर मचा हंगामा अब सत्तारूढ़ पार्टी में भी खलबली मचाता हुआ दिख रहा है। कल जनता दल यूनाइटेड के नेता आए और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात की। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के 300 से भी ज़्यादा नेताओं, जिलाध्यक्षों और बड़े नेताओं के साथ बैठक की। उसके बाद ये समझा जा रहा है कि जो चुनाव आयोग जो नए नियम लागू कर रहा है, इसको लेकर इन दलों की भी चिंताएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में लोगों के मतदाता सूची से नाम कटने वाले हैं अगर इसको लागू किया गया। मतदाता सूची का जिस तरह से एक रिव्यू किया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जा रहा है, गहन पुनरीक्षण, उसको देखते हुए अब ये दल भी यानी एनडीए के जो घटक दल हैं वो भी आशंकित हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से विपक्षी दल आशंकित हैं और चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। चुनाव आयोग उनका संज्ञान नहीं ले रहा है, लेकिन बातचीत की है चुनाव आयोग ने, पर चुनाव आयोग अपने नियमों में थोड़े बहुत संशोधन के साथ उसी पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जबकि बिहार में अगर ये इस तरीके से पुनरीक्षण हुआ तो बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची में अपना नाम, वो जिनके नाम हैं भी, वो भी अपने नाम उसमें से गंवा बैठेंगे और कई लोग ऐसे हैं जो उन दस्तावेजों को नहीं दे पाएंगे जो चुनाव आयोग चाह रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग पहचान के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज होते हैं, यानी खुद जो बनाता है वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड, इन दोनों को ही वो नहीं मान रहा है। उसकी निगाह में इनके अलावा जन्म प्रमाण पत्र के बिना नहीं बन सकता है मतदाता पहचान पत्र। तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके से अब एनडीए के घटक दल भी विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर दिखाई पड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को एक अलग थलग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये जो आरोप है विपक्ष का कि वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाता है और उसमें उसके साथ मिलकर षड्यंत्र करता है, उसमें ये चीज़ें भी साफ हो गई हैं अमलेंदु जी की इस मामले में एनडीए के घटक दल भी चुनाव आयोग से दूर ही रहते हैं। और जो कुछ भी होता है, अगर उसमें फ़ायदे नुकसान की बात आती है तो फ़ायदा केवल भारतीय जनता पार्टी का देखता है चुनाव आयोग, ऐसा लग रहा है जो विपक्ष के जो आरोप होते हैं। हाँ, बिल्कुल विपक्ष यही आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी का फायदा है उसके हिसाब से नीतियां तय कर रहा है चुनाव आयोग, और भारतीय जनता पार्टी के फायदे के लिए नीतियां ही तय नहीं कर रहा है, बल्कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतदाता हैं उनका मताधिकार छीन लिया जाए, इसके लिए चुनाव आयोग काम करता है वो दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, ख़ासतौर से जो बिहार के हैं, वो इस मसले पर ज़्यादा खुलकर तो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि गठबंधन की बात है उनकी, लेकिन सुगबुगाहट उनके यहाँ भी समीर जी शुरू हो गई है। एक तो पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि कल नीतीश कुमार दिन में मिले गवर्नर से, जो आपने बताया भी, गवर्नर से मिले और गवर्नर से मिलने के बाद फिर एकदम से बहुत सी बातें थी शुरू हो गई, गवर्नर से मिलके क्या आए हैं, और उनके मिलने के थोड़ी देर बाद ही चिराग पासवान गवर्नर से मिलने पहुंच गए। तो अब चिराग पासवान गवर्नर से मिलने पहुंचे तो नीतीश कुमार क्या कहने आए, क्या ये पूछने गए थे या क्या करने गए थे, ये तो पता नहीं। लेकिन जब चिराग पासवान बाहर निकले तो चिराग पासवान ने जो बातें कहीं वो एक तरीके से उन्होंने विपक्ष पे हमले किए जो उनकी अपनी एक है, और ये मतलब उन्होंने कहा कि सब एकदम सब ठीक ठाक है एनडीए में। लेकिन नीतीश कुमार ने कल रात में फिर अपनी जो बैठक बुलाई जिला स्तर के नेताओं की, उसको लेकर बहुत ज़्यादा संशय जो प्रकट किए जा रहे हैं। और आज सुबह जो उनके प्रमुख प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, एमएलसी भी हैं, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है और उस वक्तव्य में वो कह रहे हैं कि हम जो ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका बयान जो था उसको लेकर उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी मतदाता छूटे नहीं। अब वो खुलकर तो विरोध नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस मसले पर इंडिया गठबंधन के साथ जनता दल यू यानी नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो किसी का वोट काटे नहीं, ये कहते हुए नीरज कुमार समझ में आ रहे हैं। तो हम लोग सुन भी सकते हैं कि नीरज कुमार ने क्या कहा है। जी बिल्कुल, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार एमएलसी हैं और कहा है, उन्होंने क्या कहा है इस मतदाता सूची को लेकर, चुनाव आयोग के जो नए नियम है उसको लेकर और इन नियमों को लेकर विपक्ष किस तरीके से आशंकित है कि बड़ी संख्या में बिहार में लोगों को मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। सुनते हैं जेडीयू के नेता नीरज कुमार को क्या कह रहे हैं।
वो प्रक्रिया सुचारू रूप से और अनुसूची है वो प्रगतिपूर्ण वो प्रक्रिया सुचारू रूप से और अनुसूची है वो प्रगतिपूर्ण। ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग का है और हमारी उम्मीद केवल और केवल एक ही है चुनाव आयोग से कि कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए और ये गारंटी शुदा होना चाहिए। जिसमें भी पात्रता है वह वोट देने का अधिकारी है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का भी अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस तो मतदाता सूची में किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए, ये सुनिश्चित करना होगा। लेकिन चुनाव आयोग तो ऐसा सुनिश्चित करने जा रहा है, जो विपक्ष का कहना है, जो नए फरमान उसने जारी किए हैं, जो नए नियम बनाए हैं, मतदाता सूची में लोगों का नाम बना रहे और जो नए नाम जोड़े जाए, उससे तो ये लग रहा है कि जिनके नाम जोड़े गए हैं उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। और यही डर सता रहा है वहाँ के तमाम लोगों को और विपक्षी दलों को। हाँ बिल्कुल, विपक्षी दलों को ये डर सता रहा है। और समीर जी, एक जो खबर आई है वो खबर ये आई है कि बिहार में केवल 1% लोगों के पास ही जन्म प्रमाण पत्र है, बाकी सबके पास आधार कार्ड है। इसको लेकर एक अंग्रेजी का अखबार है, उसने आज एक बड़ी खबर जो है छापी है, फ्रंट पेज पर छापी है। उस खबर को पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव, जो बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं और आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और ये कहा है उन्होंने कि ये खबर जो है मोदी शाह की चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही तानाशाही का जीता जागता नमूना है। जी बिल्कुल, तेजस्वी यादव ने अब से थोड़ी देर पहले ये ट्वीट किया है और ये खबर अखबार में छपी है और उसका वो जिक्र करते हुए लिख रहे हैं कि खबर में ज़मीनी हकीकत बताते हुए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निजी इलाके नालंदा तक में सन्नाटा गहराता जा रहा है और चुनाव आयोग की वोटिंग शर्तों को लेकर आम लोगों में गहरा भ्रम फैला हुआ है। कल्याण बीघा के अतिरिक्त अधिकतर लोगों के पास अपनी पहचान के लिए सिर्फ आधार कार्ड है, जिसे चुनाव आयोग प्रमाण के लिए मात्र रद्दी कागज मान रहा है। हजारों लोग अपने कागजात लेकर भटक रहे हैं। बीएलओ उनसे कह रहे हैं कि नया प्रमाण पत्र बनवाइए। इस अफरा तफरी में ये सरकार गरीबों के वोट के अधिकार को लूटने में लगी है। करोड़ों लोग रोजी रोटी के लिए बिहार से बाहर हैं, जबकि मात्र 20 दिन का समय कागजात बनवाने के लिए बचा है। इससे साफ है कि मोदी नीतीश शाह ने अपनी कठपुतली चुनाव आयोग को गरीबों, दलितों, पिछड़ों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की जिम्मेदारी सौंप दी है। लेकिन याद रखिए कि बिहार की जनता लोकतंत्र को ध्वस्त करने के किसी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देना जानती है। ये तेजस्वी यादव ने लिखा है। और अमलेंदु जी जिस अखबार का जिक्र कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट का, उसने जेडीयू के और एलजेपी के तमाम नेताओं के इलाकों में जाकर वहां के लोगों से बात की है और उन्हीं के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई है, जहां पर लोगों के पास कोई ऐसे दस्तावेज जो चुनाव आयोग मांग रहा है, खासतौर पर जो जन्म प्रमाण पत्र है, वो नहीं है। यहाँ तक कि नीतीश कुमार के जिले में भी नहीं है। जी हाँ। तो यानी समीर जी, ये सिर्फ विपक्ष को ही चोट पहुंचाने की नीति नहीं है, ये बीजेपी के सहयोगी हैं उनको भी खत्म करने की नीति है। तो बीजेपी नीतीश कुमार और चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, इनको भी सबको खत्म करना चाहती है। इस नीति पे काम करती हुई बीजेपी दिखाई पड़ रही है और इसीलिए विपक्ष कह रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और बिहार के मतदाताओं का मताधिकार जो है वो छीनने का काम कर रहा है, उनकी नागरिकता छीनने का काम कर रहा है। तो इसको लेकर विवाद समीर जी काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि इस पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी इंडिया गठबंधन कर रहा है। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं और कांग्रेस के समर्थन में हैं। उन्होंने आज सुबह एक कहा है समीर जी की, और पूछा उन्होंने कि क्या चुनाव आयोग भगवान है या फिर अलादीन का जादुई चिराग, और उन्होंने कहा है कि ये एक अहम लड़ाई होगी और अगर बिहार के और बिहार वासियों की गरिमा के लिए हमें अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो हम गरीबों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ऐसा करने को तैयार हैं। ये साफ तौर पे पप्पू यादव का कहना है और हम लोग उनको सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर इंडिया गठबंधन में तो पहले से ही विरोध लगातार जारी है। चुनाव आयोग से मुलाकात भी की है इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल ने, लेकिन अब इसको लेकर जिस तरीके से एनडीए के घटक दलों में भी बेचैनी हो रही है और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जेडीयू और एलजेपी के तमाम नेताओं के इलाकों में इसका कितना प्रभाव पड़ सकता है, उसको लेकर, और फिर नीतीश कुमार की जो अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक को लेकर जो तमाम चीजें चल रही हैं, उससे ये पता लग रहा है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के भीतर चुनाव आयोग के इस नए फरमान का कितना एक असर दिखाई पड़ रहा है और उनको जो आशंका दिखाई पड़ रही है वो सही साबित होती दिख रही है। एक बार सुन लेते हैं पप्पू यादव को, निर्दलीय सांसद हैं बिहार के पूर्णिया से और कांग्रेस
के समर्थन में है। क्या कह रहे हैं इस चुनाव को लेकर? और उन्होंने कई बार ये कहा है कि अगर इसी पर चुनाव आयोग अड़ियल रवैया अपनाता रहा तो बिहार की जनता इसके लिए बड़ा आंदोलन करेगी। खैर, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। भैया, चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे भैया। चुनाव आयोग भगवान है, अलाउद्दीन के चिराग हैं क्या? आर पार की लड़ाई होगी और बिहार और बिहारी की अस्मिता के लिए जान भी देना पड़ेगा। गरीबों के अधिकार के लिए तो देंगे। तो चुनाव आयोग अगर कोई फैसला ले रहा है, बहुत तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं और सीधे आर पार की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव विपक्ष भी कर चुका है और ये कहा जा रहा है, भी हम लोगों ने कल सुना था मनोज झा को, आरजेडी के नेता, कि इसके खिलाफ बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। और पप्पू यादव ने एक ट्वीट भी किया है अब से थोड़ी देर पहले कि बिहार के सभी युवाओं, दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक और सभी समाज के लोगों से विनम्र आग्रह है कि बीएलओ भी अपने भाई बहन है। वो हमें फ़ोन कर बता रहे हैं कि वो भी सरकार के भीषण दबाव में है। मतदाता पुनरीक्षण के लिए उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वो गांव घर आएँ तो उन्हें प्रेम से कोई काम न करने दें, उन्हें आराम से चाय पानी दें, बिठा लें, कोई फॉर्म भरने न दें, न फॉर्म बांटने दें, उनके सारे फॉर्म को अग्नि को समर्पित कर दें, उनसे कोई दुर्व्यवहार न करें। वो हमारे अपने ही हैं। वो फिरंगियों के मानस पुत्र सरकार की गुलामी की मानसिकता के शिकार हैं। उन्हें भी इस जुल्मी सरकार के जुल्म से आज़ाद कराना है, ये पप्पू यादव कह रहे हैं। और यानी जो बीएलओ, उनकी तो खैर अपनी एक ड्यूटी है जिसको निभा रहे हैं। वो जाएंगे, उनको कहा गया है कि जाकर घर घर लोगों का से पहचान पत्र मांगे, वेरीफाई करें। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो 22-23% लोग बिहार में ऐसे हैं जो बाहर रहकर अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपना वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे? और 20 दिन 22 दिन के भीतर ये संभव भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि कह चुका है चुनाव आयोग कि जिनका डॉक्यूमेंट का वेरीफाई नहीं होगा उन्हें मतदाता सूची में शामिल नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल साफ कह चुका है चुनाव आयोग। और कल भी समीर जी जो इस तरह की बातें आई, विपक्ष के लोगों ने बातचीत की, उसमें साफ आया कि ये 20% लोगों को तो बाहर करेंगे ही करेंगे और ज़्यादा को भी बाहर कर सकते हैं। तो अगर 20% कर दिया जाता है तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को आपने 40% की बढ़त तो वैसे ही दे दी। हाँ। क्योंकि ये सारे 20% मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में वही काटे जाएंगे। ये साफ तो अभी दिखाई पड़ रहा है। और फर्जी नाम घुसेले जाएंगे, ये भी साफ तो अभी समझ में आ रहा है। इसको अच्छा, और जिस तरीके से चुनाव आयोग से मिलने के लिए गया प्रतिनिधिमंडल और उसके साथ जिस भाषा में बात की चुनाव आयोग ने, और ये तक सूचना है समीर जी की उंगली दिखाकर जो थे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वो बात कर रहे थे। और उस पर फिर नेताओं ने भड़क उठे, उन्होंने कहा कि आप तमीज़ से आप बात कीजिए, या उंगली दिखाकर आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो उस पर बोले ये नया चुनाव आयोग है, यानी उंगली उठाकर इस तरह से दिखाकर बात करेंगे। बहुत बदतमीजी से, मतलब ज्ञानेश कुमार अपने संस्कार जो दिखा रहे थे कि उनके परिवार ने उनको क्या संस्कार दिए, यही कहा जा सकता है, यही संस्कार दिए होंगे। यानी चुनाव आयोग एक तरह से खुद को राजा समझ बैठा है और जो सबसे बड़े इसके होल्डर हैं राजनीतिक दल, उनसे उसका व्यवहार किस तरीका है। इसको लेकर अशोक गहलोत जो हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा है कि वो कई बार जो है चुनाव आयोग से गए हैं और उसके अधिकारियों जैसा जो व्यवहार किया गया वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और शायद चुनाव आयोग को अच्छी ना लगे, लेकिन फिर भी उनका व्यवहार जो था पहले शालीनतापूर्ण होता था और ये उनकी जिम्मेदारी है कि देश के किसी भी नागरिक को ध्यान से सुन लेते हैं एक बार अशोक गहलोत को, उन्होंने क्या कहा है। लेकिन चुनाव आयोग न केवल अपनी कार्यप्रणाली बल्कि अपने आचरण की वजह से भी किस तरह से राजनीतिक दलों के निशाने पर है, और ये बहुत गंभीर मसला है। और चुनाव आयोग जिस तरह से राजनीतिक दलों को एक पार्टी की तरह से जवाब दे रहा है वो बहुत हैरान करने वाला है। अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं? लंबा अनुभव है उनका राजनीति का भी निश्चित तौर पर। इस दौरान वो न जाने कितने बार चुनाव आयोग गए होंगे, चुनाव आयोग के अधिकारियों से उन्होंने बात की होगी, मुलाकात की होगी, कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उनको। देखिए, मैं लंबे अरसे से कह रहा हूं, ये देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, उसका नमूना ये है जो व्यवहार किया गया है कांग्रेस नेताओं के साथ में। मेरे ख्याल से इतिहास में आज़ादी के बाद में पहली बार इलेक्शन कमीशन के जो वहाँ पे जो भी लोग थे, चेयरमैन थे, मेंबर थे, या जो भी व्यवहार किया गया है, जिसने भी किया है,
मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैंने कभी सुना ही नहीं। हम लोग भी कई बार गए हैं, हमने भी कई ऐसी बातें कही होगी। उससे हो सकता है कि चेयरमैन को, ईसीआई चेयरमैन को या मेंबर को अच्छा नहीं लगा होगा, तब भी उनका व्यवहार बड़ा शालीनता से होता था। उनकी ड्यूटी भी है कि कोई भी नागरिक है देश का, मतदाता कोई भी है, कोई नेता है पॉलिटिकल पार्टी का, उसको धैर्य से सुने और निष्पक्ष फैसला करे। ये ड्यूटी है, बहुत बड़ी ड्यूटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? जिसके ऊपर पूरा चुनाव डिपेंड करता है। बहुत बड़ी संस्था है, बहुत क्रेडिबल संस्था है। उसके बारे में जो कल परसों हम सुन रहे हैं, जो व्यवहार किया गया है, वो बहुत ही मैं समझता हूँ अशोभनीय है। और उनको किन शब्दों में आलोचना करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 25 दिनों में 8 करोड़ वोटर लिस्ट तैयार। और पहले भी राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र को लेकर कई सवाल उठाए थे। उसका तो ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग का व्यवहार कैसा है, और उससे भी ज्यादा गंभीर यह है कि अपने उस व्यवहार को जस्टिफाई भी कर रहा है। अभी किस तरह से नियम उसने जारी किए अमलेंदु जी, जो कल जब परसों मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल ने इंडिया गठबंधन के, तो उसमें अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे थे कि भाई राष्ट्र आप ये तय करेंगे कि कौन जाएगा, कौन सा राजनीतिक दल किसको भेजेगा, अपने प्रतिनिधि को भेजेगा या अपने अध्यक्ष को भेजेगा, ये तय करना उस राजनीतिक दल का काम है, चुनाव आयोग नहीं तय करेगा। लेकिन चुनाव आयोग इसी तरह से तय कर रहा है। कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं तक को वहां पर मुलाकात की परमिशन नहीं दी गई। ये बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो व्यवहार की बात सामने आ रही है, आचरण की बात, ये तो और भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि चुनाव आयोग आखिर किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, चुनाव आयोग जिस तरीके से समीर जी काम कर रहा है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। और चुनाव आयोग की मंशा जो है साफ तौर पे स्पष्ट हो चुकी है। अब विपक्ष का जो कहना है कि वो मताधिकार छीनने की तैयारी उसने कर ली है, मताधिकार छीन रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने समीर जी कहा है कि अगर चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष निरीक्षण कर रहा है तो आपको मतदाताओं के नाम काटनी है तो आसानी से काट लेंगे। उसमें क्या है, काम मुश्किल तब होगा जब आपकी नीयत साफ होगी। 2003 में बिहार में जब यही पुनरीक्षण हुआ था, तब 1 साल भी इससे ज़्यादा का समय लगा था। अब आप केवल 25 दिनों में इस प्रक्रिया को पूरी कर लेंगे, तो ये आपकी नीयत है कि केवल नाम काटने हैं, कागजों की जाँच नहीं करनी। और आपको मालूम ही है कि किस वर्ग के नाम काटने हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम विकल्प सड़क से लेकर संसद तक खुले हैं और इस देश में किसी एक संस्था की दादागिरी नहीं चल सकती। सुन लेते हैं पवन खेड़ा को, और इसको लेकर बिल्कुल सही है कि आप इतनी जो लंबी प्रक्रिया है, इतनी बड़ी प्रक्रिया, और वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां बड़ी संख्या में लोग बाहर रह रहे हैं, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो इतनी सरल नहीं है। वहां पर आप 20-25 दिन के भीतर पूरी की पूरी मतदाता सूची को कैसे जांच लेंगे? और यह है कि अगर आपको मतदाता सूची की जांच करनी थी तो आपने और पहले क्यों नहीं की? बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं चुनाव आयोग की मंशा पर। चुनाव आयोग भले ही उनको स्वीकार न कर रहा हो, लेकिन इसको लेकर विपक्ष ही नहीं, अब एनडीए गठबंधन के घटक दल भी आशंकित हैं कि चुनाव आयोग किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहा है। ये इन दलों के भीतर ये दिखाई पड़ रहा है। पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सीधे सुन लेते हैं। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से कहा है कि अगर नाम हटाने ही है तो सीधे आप हटा दीजिए, उसमें इस तरीके का एक नौटंकी करने की, नाटक करने की क्या जरूरत है। पवन खेड़ा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कवायद को कैसे देखते हैं? आप लोगों ने तो कह दिया, अब चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि हम तो जो चीज़ें हैं शेड्यूल में चेंज नहीं होने वाली, प्रोसेस में स्मूथली चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जो विपक्ष, आपका विपक्ष, भाई जब आपको काटना ही है तो स्मूथली काट लेंगे, उसमें क्या है। मुश्किल काम होता है जब आपकी नीयत साफ होती है। 1 साल लगा था 2003 में जब यही एक्सरसाइज हुई थी बिहार में, 2003 से 2004, 1 साल में आपको बिहार का आप कर पाए। अब आप 1 महीने टोटल 25 दिन में कर लेंगे, तो आपकी नीयत यही है ना कि आपको नाम काटने हैं, जांच नहीं करनी कागजों की। आपको तो मालूम है किस किस वर्ग के नाम काटने हैं। सर ऐसे में किसी एक व्यक्ति के पास जिसका मताधिकार छीनने की कगार पर लगता है, अगर आपकी बात को माने हम तो क्या रास्ता बचता है उसके लिए कि क्या वो इस बार मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा, मतदाता सूची से नाम बाहर हो जाएगा, वो क्या करे और आप लोग क्या करेंगी पॉलिटिकल पार्टी? हमारे पास तमाम विकल्प खुले हैं, सड़क, संसद और भी कोई विकल्प, वो सब हैं हमारे पास। और इस देश में किसी एक संस्था की दादागिरी चल नहीं सकती।
तो किसी संस्था की दादागिरी नहीं चल सकती है। चुनाव आयोग भले ही जो सवाल उठा रहे हैं कि 2003 में इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1 साल से भी ज़्यादा समय लग गया था, वो 25 दिन में कैसे पूरी हो जा रही है। यही कहना चाह रहे होंगे चुनाव आयुक्त कि ये नया आयोग है जिसमें वो जो चाहे कर लेगा। लेकिन ये जो पवन खेड़ा का आरोप है कि अगर नाम हटाने ही है तो फिर उसके लिए तो आप चाहे जितने नाम हटा दीजिए, आपको पता ही है कि किसके नाम हटाने हैं और किसके रखने हैं। हाँ बिल्कुल, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको मालूम है कि किसके नाम हटाने किसके नहीं, यानी दलितों, पिछड़ों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के नाम हटाने ये स्पष्ट है और वो आप हटाएंगे। और सबसे ज़्यादा संकट उन्हीं के ऊपर है। और जो अखबार की रिपोर्ट है समीर जी, उसमें भी यही है कि उसमें जो वो मतदाता भी शामिल है जो कि बीजेपी के सहयोगी दलों का है। तो यानी बीजेपी अब अपने सहयोगी दलों को भी उनका भी मताधिकार छीनने पर तुली हुई है, ये समझाया जा सकता है इसको लेकर। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, इस पर अब जनता दल यू जो है समीर जी, वो भी उसकी मतलब आवाज़ में आवाज़ उसने मिलाई है इंडिया गठबंधन की। हालांकि स्पष्ट तौर पे नहीं कहा है कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन जो कहा है उसका तात्पर्य यही है कि जो बात कही है वो वही बात है जो इंडिया गठबंधन कह रहा है। तो सुन लेते हैं एक बार नीरज कुमार को, एमएलसी हैं, जेडीयू के नेता हैं, और इस मतदाता पुनरीक्षण जो सूची तैयार की जा रही है नए सिरे से, उसकी ओवरहॉलिंग की जा रही है, उस पर उन्होंने जो बात कही है। और ये जो एक अखबार की रिपोर्ट है आंखें खोलने वाली है उन दलों के लिए भी जो एनडीए के घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और खास तौर पर जेडीयू, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली होगी रिपोर्ट। और उसको पता भी होगा कि क्या चल रहा है और अब खुलकर धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। सुन लेते हैं जेडीयू के नेता नीरज कुमार क्या कह रहे हैं इस सूची को लेकर। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो विशेष धन स्वतंत्रता चल रहा है, उन्होंने कहा है कि बिहार में जो विशेष धन स्वतंत्रता चल रहा है वो प्रक्रिया सुचारू रूप से और अनुसूची है वो प्रगति पर हो रही है। ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग का है और हमारी उम्मीद केवल और केवल एक ही है चुनाव आयोग से कि कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए और ये गारंटी शुदा होना चाहिए। जिसमें भी पात्रता है वह वोट देने का अधिकारी है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का भी अवलोकन करना चाहिए। तो अब बड़ी बात यह है कि जो आवश्यक शर्तें हैं उनका अवलोकन करना चाहिए। बिल्कुल वही बात, यानी संदेह जता रहे हैं। और नीरज कुमार की भाव भंगिमा भी देखी जा सकती है कि क्या कर रहे हैं। आंखें उनकी देखकर आप समझ सकते हैं वो कहते हुए जो मतलब जिस कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कोई भी छूटना नहीं चाहिए। जी हाँ। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार अब इस मसले पर, चुनाव आयोग के मसले पर इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होते दिखाई पड़ रहे हैं। भले ही वो एनडीए में हैं, चुनाव एनडीए से लड़े, लेकिन इस मसले पर चुनाव आयोग के खिलाफ जो है जो मोर्चा बनेगा और अगर कोई आंदोलन होता है तो उसमें जनता दल यू भी शामिल होगा, ऐसा समझा जा सकता है नीरज कुमार के इस वक्तव्य से। क्योंकि वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं कि कोई भी वैध मतदाता छूटना नहीं चाहिए और सारे वैध मतदाता उसमें शामिल हो। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, वो इसकी गारंटी दे। ये इसको लेकर अब जिस तरीके से कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता नीरज कुमार, बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और उनका काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। और कल ही जिस तरीके से राज्यपाल से अचानक मुलाकात की नीतीश कुमार ने, उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी के जो जिला स्तर के नेता हैं, लगभग 300 से ज़्यादा नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। उसको देखते हुए ये लग रहा है कि इस मतदाता सूची को लेकर जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी अब एक वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि उनके साथ भी बड़ी साजिश हो रही है। और उस पर भी आज मुहर लगा दी उस अखबार की रिपोर्ट ने जिसका जिक्र तेजस्वी यादव ने किया है। और वो दिखा रहा है कि कैसे जेडीयू के नीतीश कुमार के इलाके में, एलजेपी के नेताओं के इलाके में, दूसरे नेताओं के इलाके में कैसे मतदाताओं को बाहर करने की साजिश की जा रही है। क्योंकि उनके पास वो डॉक्यूमेंट ना तो है और न ही वो आकर वहां बनवाएंगे, क्योंकि इतनी दूर से आकर बाहर जो रह रहा होगा वो आएगा और जन्म प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को देगा, उसका वेरिफिकेशन होगा। इसमें तो फिर कई महीने निकल जाएंगे और समय बचा हुआ है अब केवल 15-20 दिन का। हाँ, सिर्फ 15-20 दिन का समय बचा हुआ है और 15-20 दिन के समय में जो करना है वो चुनाव करना है। और क्या करेगा ये तो समय बताएगा चुनाव आयोग क्या करेगा। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष जाके मिला तो उससे ये साफ तौर पर समझ में आया कि विपक्ष ने आके जो बाहर बातें बताई वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि चुनाव आयोग की नीयत ठीक नहीं है। और दीपांकर भट्टाचार्य ने तो साफ तौर पर कहा कि
चुनाव आयोग से मिलने के बाद हमारी चिंताएं और बढ़ गईं। और मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जो बैठक रही, हम इसको सौहार्दपूर्ण किसी भी हाल में नहीं कह सकते। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें समीर जी हैं। कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने भी इस मसले को लेकर अपनी बात रखी। और कृष्णा अल्लावरू जो हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग ने बिहार में ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिस पर उन्होंने खुद कहा कि इससे बिहार के 20% वोटर छूट जाएंगे। ये बहुत भयानक बात जी बिल्कुल, चुनाव आयोग का खुद ही कहना है कि उससे बड़ी संख्या में वोटर, लगभग 20% वोटर उसमें लिस्ट में शामिल होने से ही रह जाएंगे। बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। और अब ये मतदाता सूची में जो पुनरीक्षण का ये मसला है, चुनाव आयोग जो नया एक तरीका अपनाने जा रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर कर रहा है, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है। विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि वो इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करेगा, आवाज को उठाएगा। कृष्णा अल्लावरू को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग ने बिहार में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिसके वजह से उन्होंने कल अपनी मुंह से उस मीटिंग में ये बात कही कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम मान के चल रहे हैं कि बिहार के 20% मतदाता कट जाएगा, छट जाएगा। ये भयानक बात। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कह रही है या सोच रही है और उस प्रक्रिया को लाने से पहले ये मन में बिठा लिया है और मन बना लिया है, तो मेरा तो उनसे एक ही गुजारिश है कि आपको 20% लोगों को काटना है तो सीधा वोटर लिस्ट से 20% लोगों को गायब करो। ये सब करने की क्या जरूरत है? उनका जिम्मेदारी है, उनकी दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि एक एक वोटर का वोट का हक बचाना, एक एक वोटर का संवैधानिक हक दिलाना, उस हक को दिलाने का काम आसान करना। ये इलेक्शन कमीशन पूरी गंगा उल्टी बहा रही है और ये संविधान विरोधी है, ये देश विरोधी है, ये जनता विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। वजह क्या लगती है आपको? 20%, क्योंकि देखिए 20% वोटर तो सरकार का भी हो सकता है, सरकार के पक्ष में वोट डालता हो, विपक्ष का भी हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन 20% वोट अगर आप चुनाव आयोग मान रहा है, इस एक्सरसाइज से होगा, हो सकता है नंबर बढ़े भी घटे भी, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज के पीछे वजह क्या लग रही है? इस एक्सरसाइज के पीछे वजह वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं को साफ साफ ये दिखता है कि महाराष्ट्र जैसे चुनाव में, पहले दिल्ली के चुनाव में, अलग अलग चुनाव में जो वोटर लिस्ट पे धांधली वो बैकडोर से करते थे, वो पकड़ी गई है, प्रमाण दिया गया है, सवाल उठाए गए। तो उनको पता है कि इस बार अगर बैकडोर से करेंगे तो वही सवाल उठाएंगे और उसके जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन नहीं, और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं, ये बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनकी तुगलकी फरमान है। और ये जो धांधली बैकडोर से हो रही थी उसको फ्रंट डोर से करने का ये प्रक्रिया है। कोर्ट में करा तो ये बड़ा आरोप है और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आयोग का ये फरमान नहीं है, बल्कि ये सीधे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का फरमान है जो आयोग लागू कर रहा है। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूँ कि ये बीजेपी के बड़े नेता जो, चूंकि उनकी चोरियां जो हैं वो महाराष्ट्र में पकड़ी गई और महाराष्ट्र जैसी चोरियां अब यहाँ होने नहीं दी जा रही हैं, तो इसलिए उन्होंने अब ये दूसरा रास्ता, अब पहले पिछले दरवाजे से करते थे, अब अगले दरवाजे से, मतलब खुले तौर पर अब वो वोट काटने का काम जो है ये कर रहे हैं। ये कृष्णा अल्लावरू का सीधा सीधा आरोप समझिए। और इसी तरीके के आरोप तमाम लोग जो हैं, तमाम विपक्ष के नेता लगा रहे हैं। मंगनी लाल मंडल जो आरजेडी के अभी अध्यक्ष बने हैं, कल तेजस्वी यादव ने पत्रकार की भूमिका निभाई और वो वीडियो राष्ट्रीय जनता दल ने उसको जारी भी किया है। तो उन्होंने मंगनी लाल मंडल से और संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं उनसे सवाल जवाब किए, और ये चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है इसको लेकर उन्होंने मंगनी लाल मंडल से सवाल किए कि ये क्या है। तो मंगनी लाल मंडल ने भी यही कहा कि ये दलितों, पिछड़ों, वंचितों के वोट काटने का, उनके वोट मताधिकार छीनने का एक षड्यंत्र है जिसको भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की मिलीभगत से अंजाम दे रही है। जी बिल्कुल, उसको सुनते हैं क्या सवाल तेजस्वी यादव ने
पूछा। और मंगनी लाल मंडल बिहार के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कह रहे हैं। और ये अब तो सीधे तौर पर ये दिखाई पड़ रहा है कि ये आशंकाएं जो अभी तक विपक्ष जता रहा था, अब वो आशंकाएं एनडीए के घटक दलों को भी साफ दिखाई पड़ने लगी हैं। उनको भी ये लगने लगा है कि बीजेपी अब किसी भी तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर, जो बीजेपी के नेताओं का ये दावा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना है कि बिहार में उनकी अपनी सरकार बने, वो अब करने जा रही है। यानी घटक दलों को भी इस चुनाव आयोग के इस फैसले के जरिए उनको भी इस पूरी लड़ाई से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। मतदाता सूची का जो नए तरीके से एक पुनरीक्षण का काम चल रहा है, चुनाव आयोग जो कर रहा है, तो सुन लेते हैं तेजस्वी यादव और मंगनी लाल मंडल वो क्या उनके बीच का जो वार्तालाप है। और बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं मंगनी लाल मंडल कि कैसे इसके जरिए साजिश है ये, और इसमें जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मतदाता हैं उन्हीं को बाहर करने की इसमें साजिश की जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही है और जिस हिसाब से इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, अब ऐसा लग रहा है कि वो मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है और बार बार खुद ही कन्फ्यूज है में रहती है इलेक्शन कमीशन, बार बार गाइडलाइंस जो है वो बदल देती है। तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहीं और से डायरेक्ट हो रहा है? और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी या मोदी जी डर गए हैं कि जो चुनाव का जो परिणाम जो आने वाला है उनके मुताबिक नहीं होगा, उनकी ज़मीन जो है खिसक चुकी है, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे राजनीति बहुत होगी, 20 साल राज किया बिहार में, 11 साल केंद्र में, बिहार को केवल ठगा गया। तो आपको लगता है वो ज़मीन खिसकने के कारण जो है इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया गया है और डायरेक्शन दिया जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा है और जो आपका विश्लेषण है, समीक्षा है, वो बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन एक तरीके से जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, वोटरों के बीच में बिहार में एक कैद हो चुकी है। कैद में रखा है कि ये इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की इस मामले में औकात बड़ी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सहमति हो सकती है क्योंकि हथौड़ा तो नीतीश कुमार पर अंतर्घृणा है। तो ये इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है और इलेक्शन कमीशन में अफसरों को चुन चुन करके जिस तरह से कमिश्नर बनाया है, इलेक्शन चीफ का कमिश्नर बनाया है इलेक्शन कमीशन को, उनके हाथों खेल रहा है। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर वोटरों का, आम जनता का अगर विश्वास उठ जाएगा तो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा, बहुत बड़ा अशुभ होगा। तो इसके पहले बार आज़ादी के बाद अब तक इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी का आरोप होता था, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन हिल जाएगा और करीब करीब सत्ता पक्ष की गोद में बैठ जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था लोग। क्योंकि मतदाताओं के बीच में बिहार में सरकार बिल्कुल बदनाम हो चुकी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भुखमरी है, गरीबी रेखा से नीचे लोग ऊपर नहीं आ रहे हैं, आय सृजन नहीं हो रहा है लोगों का, 11% की विकास दर का क्या कि दावा किया जा रहा है। तो ये सब जनता को लग रहा है कि भाई 11% हमारा विकास हो रहा, तो पैसा कहाँ, कैपिटल कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, गरीबी क्यों नहीं मिटी है। और ये जो बलात्कार हो रहा है बिहार में, अन्याय हो रहा है, झूठ की खेती हो रही है, तो जनता समझ रही है कि सब कुछ चलती है। पुलिस का जुल्म बढ़ गया, अफसरशाही बढ़ गई है, इतना कुछ सुनता नहीं है। तो ये सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो इस बार विश्लेषण, उसके पास विशेष जो शाखा है, उससे ये सूचना आ गई है कि इस बार सरकार जाएगी चुनाव में, इसीलिए कोई हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो पुनरीक्षण का है वो इतना बड़ा हथकंडा है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन फंस गया है, सरकार फंसती थी।
तो सरकार यानी जो एनडीए सरकार है उसको अपनी हार का डर है, ये कहना है मंगनी लाल मंडल का, तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी कह रहे हैं कि नीतीश और बीजेपी दोनों डर गए, लेकिन अमलेंदु जी नीतीश कुमार को तो अब दोहरा डर सता रहा है। और जिस तरीके से कल अचानक वो एक्शन मोड में आए हैं उसको देखकर लग रहा है, उनको ये लग रहा है कि अब बीजेपी केवल उनको अगला मुख्यमंत्री पद से हटाने की नहीं बल्कि उनकी जमीन ही पूरी तरह से खिसकाने की कोशिश में लग गई है। बिल्कुल समीर जी, पूरी तरीके से जमीन खिसकाने की कोशिश में लग गई है और एक तरीके से कहा जाए उनको पैदल करने पर लग गई है। ये उनको समझ में आ गया। और कल वो गवर्नर से मिलने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी बैठक बुलाई है, इधर उनके एक विधायक हैं गोपाल मंडल, काफ़ी ज़्यादा मुखर रहते हैं। उनका कहना है कि निशांत कुमार अगर पार्टी में शामिल नहीं हुए, मतलब सक्रिय राजनीति में नहीं आए, तो पार्टी में बड़ी ज़बरदस्त भगदड़ मच जाएगी। और चर्चाएं चल रही हैं कि एक ग्रुप है जेडीयू में जो निशांत कुमार को शामिल नहीं, मतलब सक्रिय राजनीति में आने नहीं देना चाहता है। और नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं। तो नीतीश कुमार के सामने तो खतरे कई ज़्यादा हैं और काफ़ी बड़े खतरे हैं नीतीश कुमार के सामने। तो अब नीतीश कुमार क्या करते हैं वो तो समय बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने इस मसले पर, चुनाव आयोग के मसले पर जिस तरीके से नीरज कुमार बात कर रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार भी आने वाले समय में कोई बड़ा फैसला इस पर ले सकते हैं। शायद हो सकता है कल जो बैठक बुलाई गई हो उसमें कुछ चर्चा की गई हो इसी मसले पर कि चुनाव के मसले पर क्या करना है। और आज जब नीरज कुमार बोले हैं, उनके जो मुख्य प्रवक्ता हैं, तो वो उस बैठक में जो तय हुआ उस लाइन पर आगे बढ़ते हुए बोले हैं, तो धीरे धीरे आगे चलकर नीतीश खुलें। जी बिल्कुल, इसको लेकर नीरज कुमार का जो बयान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा है कि इसमें जो नियमावली बनाई है चुनाव आयोग ने उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उसको मुझे लगता है एक बार फिर से सुन भी लिया जाए। बिल्कुल, उसको फिर से सुनेंगे क्योंकि नीरज कुमार पहली बार जेडीयू की तरफ से इस चुनाव का जो एक विशेष पुनरीक्षण किया जा रहा है उसको लेकर पहली बार बयान आया है। एक बार फिर सुनेंगे नीरज कुमार को क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। और इसको अगर अब जेडीयू भी इसके विरोध में आ जाता है तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। और बिहार में चुनाव होने से पहले ही इस तरीके से एक पार्टियों के भीतर ये कहां तक ये विरोध जाएगा, जिस तरह से अब इंडिया गठबंधन इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है और उधर सत्तारूढ़ पार्टी भी अगर इसके खिलाफ आ जाती है जिसका रुख अब दिखाई पड़ने लगा है, फिर ये क्या होगा। और चुनाव आयोग पर यह बहुत बड़ा आरोप है कि कैसे वो सारे राजनीतिक दलों को दरकिनार करते हुए एक राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है। इस तरह का आरोप चुनाव आयोग पर पहले कभी नहीं लगा है। तो सुनते हैं नीरज कुमार को, जेडीयू के नेता हैं, एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो विशेष धन स्वतंत्रता चल रहा है वो प्रक्रिया सुचारू रूप से और अनुसूची है वो प्रगति पर कर रही है। ये मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चुनाव आयोग का है और हमारी उम्मीद केवल और केवल एक ही है चुनाव आयोग से कि कोई भी जो भारत के संविधान के तहत जिसको अधिकार प्राप्त है मतदान करने का, कोई व्यक्ति छूटे नहीं। चुनाव आयोग को इसकी गारंटी करनी चाहिए और ये गारंटी शुदा होना चाहिए। जिसमें भी पात्रता है वह वोट देने का अधिकारी है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें हैं उन शर्तों का भी अवलोकन करना चाहिए। कांग्रेस नीरज कुमार साफ तौर पर ये कह रहे हैं, ये समझ में आ रहा है कि उनको भी वही आशंका है इस मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण हो रहा है, जो आशंका विपक्ष के नेताओं को है। और सीधे तौर पर अब जेडीयू के नेता ये कहने लगे हैं और जेडीयू को भी महसूस हो गया है कि कैसे बहुत महीन तरीके से उसकी ज़मीन को खिसकाने की कोशिश की जा रही है। हाँ बिल्कुल, जेडीयू की समझ में आ गया। और नीरज कुमार जिस भाव भंगिमा से बात कर रहे हैं समीर जी, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो शांत शब्दों में चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे हैं कि गड़बड़ मत करना बीजेपी के कहने पर, वरना फिर दिल्ली भी जो है बचेगी नहीं। शायद ये संकेत हो, क्योंकि मोदी जी की सरकार जो चल रही है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के कंधों पर ही चल रही है। तो अगर कंधा जरा सा भी उचका दिया तो मोदी जी नीचे आ जाएंगे। तो चुनाव को ये बताने की शायद कोशिश की जा रही हो। अब होता है नहीं होता वो एक अलग का मसला है, लेकिन खुलकर भी जनता दल शायद सामने आ सकता है चुनाव के खिलाफ। 2-4 दिन में ये संकेत मतलब मिलना शुरू हो गए समीर जी। जी बिल्कुल, ये संकेत मिलने शुरू हो गए। और नया डेवलपमेंट ये है, खैर अब चुनाव में तैयारियां भी राजनीतिक दलों की अपने तरीके से चल रही हैं। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी वो बिहार के भीतर से और बिहार के
बाहर से भी, और बिहार के बाहर से ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी बिहार ही चुनाव लड़ रही है। चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन में जाकर वहां मधुबनी पेंटिंग भेंट कर रहे हो, या फिर त्रिनिदाद टोबैगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भोजपुरी में ट्वीट कर रहे हैं। भोजपुरी ट्वीट करना आज भी किया है कि स्पेन में भोजपुरी के भोजपुरी में ही ट्वीट किया है। उन्होंने भोजपुरी में ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भोजपुरी भाषियों के साथ उनके एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए त्रिनिदाद टोबैगो की राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में, और वहां से उन्होंने भोजपुरी भाषा में ट्वीट किया है। तो ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे जहां हो वो वहां से भी बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब टोबैगो से बैठ के प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो चुनाव बिहार का लड़ रहे हैं, और बिहार का चुनाव तो तब भी लड़ रहे थे जब पहलगाम हो गया था, तब भी लड़ रहे थे। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है समीर जी वो ये है कि AMIM जो है उसके जो बिहार के चीफ हैं अख्तारुल ईमान, उन्होंने RJD चीफ लालू प्रसाद यादव को एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। इसको लेकर ये जानकारी दी है उनके प्रवक्ता हैं आदिल हसन MIM के, और उन्होंने बताया है कि अख्तारुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सभी अन्य महागठबंधन के दलों को पत्र लिखकर इस पर जोर दिया है कि धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। तो हम पहले सुन सकते हैं कि आदिल हसन क्या कह रहे हैं, और फिर इस पर दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के महासचिव हैं उनकी प्रतिक्रिया है कि MIM और आम आदमी पार्टी जो वहाँ कह रही है हम चुनाव लेंगे, उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, आदिल हसन को सुनते हैं। और ये खबर हम लोगों ने काफ़ी पहले दी थी कि AIMIM इस कोशिश में है, इस तैयारी में है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है और जल्दी ही इसके बारे में वो आधिकारिक रूप से कोई बयान जारी करेगी। तो अब इच्छा वो जताई गई है, चिट्ठी लिखी है AIMIM की तरफ से। सुन लेते हैं AIMIM के नेता आदिल हसन क्या कह रहे हैं इस बारे में और किस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के लिए इनिशिएटिव लिया है। आज अख्तरुल ईमान साहब ने MIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने, क्योंकि हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी ने, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने, पूरी टीम ने फैसला लिया कि पहले जो मीडिया के माध्यम से और RJD के और महागठबंधन के कांग्रेस के मुकेश सैनी साहब के VIP के लेफ्ट की पार्टियों के साथ जो संवाद हमने किया था, अख्तरुल ईमान साहब ने जो संवाद किया था उसमें एक और कड़ी है। अख्तरुल ईमान साहब ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी को भी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब को भी लिखी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को भी लिखी, CPI के भी लिखी, मुकेश सैनी साहब को भी लिखी, CPM को भी लिखी, सभी महागठबंधन के दलों को हमने लिखा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। तो ये आदिल हसन है AIMIM के नेता, और वहाँ से उनको पत्र लिखा गया है इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को, RJD को भी, कांग्रेस को भी और माले को भी, यानी CPI माले को भी, और उसको लेकर एक अब महत्वपूर्ण राजनीतिक हलचल हो रही है। AIMIM शामिल होगा इंडिया गठबंधन में या नहीं, हालांकि अभी इसको लेकर कोई इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल की ओर से बात नहीं आई है, लेकिन RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय कुमार ने ये ज़रूर कहा है कि इस बारे में फैसला घटक दलों के नेता लेंगे और RJD में ये फैसला उनके नेता लालू यादव लेंगे। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य को सुनते हैं, CPI-ML के जो नेता हैं, उनका क्या कहना है कि इस गठबंधन में अगर कोई नया दल शामिल होता है तो उसके लिए क्या शर्तें होंगी। सुन लेते हैं दीपांकर भट्टाचार्य को क्या कह रहे हैं। नहीं, कोई अभी हमें लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, जो भी पार्टी लड़ना चाहे लड़े। हम अभी एक ही बात कहेंगे, तमाम पार्टियां, अगर आप बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो बिहार का ये इतना बड़ा संकट, बिहार के मतदान के साथ इतना बड़ा मजाक बनने जा रहा है, बिहार के मतदाताओं के लिए इतनी बड़ी परेशानी है, तो पहले इस पर तो बोलिए। हमें लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए, वो चाहे MIM हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, लड़ने के लिए सब लोग स्वतंत्र है, कोई भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार के ये इतना बड़ा प्रशांत किशोर की पार्टी है, इस पर तो बोलना चाहिए। जहाँ करोड़ों करोड़ लोग, उनकी पूरी पहचान पर एक संकट आ गया है, वो इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं, वो मतदाता बने रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनको वोट देने का हक रहेगा कि नहीं रहेगा। जब इतना बुनियादी सवाल बिहार के करोड़ों करोड़ लोगों के सवाल सामने आया, तो इस पर कोई भी पार्टी जो बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, जिनको मतदाता के वोट से मतलब है, तो वोट से अगर मतलब है तो वोटर से भी मतलब रखिए, वोटर के वोटिंग राइट से भी मतलब रखिए, इस पर ज़रूर बोलिए। तो ये उसकी शर्तें हैं कि आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है उस पर बात करने की ज़रूरत है, और
उस पर एआईएमआईएम क्या कर रही है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो सीपीआई नेता दीपांकर भट्टाचार्य का कहना है। लेकिन और भी कुछ नेताओं के इस पर बयान आए हैं, हम ले लीजिए। हाँ, अब कुछ बयान आए हैं। मनोज झा जो हैं आरजेडी के सांसद हैं, उनका बयान अभी आया। उसकी बाइट हम लोग के पास अभी आती है, हम उसको वही सुनवाते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि उनका ओवैसी का बेस जो है वो हैदराबाद में है, तो अगर वो उनको इतनी ही चिंता है कि वो धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा ना हो, तो उनको फिर बिहार में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इस तरीके की कुछ बात कही। वो जब बाइट आती है तो हम उसको सुनवाते भी कि उस क्या कहते हैं वो, ये उनको कहते हुए सुना जाएगा। तो जब आएगी उनकी बाइट तो हम सुनवाएंगे मनोज झा की। जी बिल्कुल, लेकिन एआईएमआईएम ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है और उसके लिए गठबंधन के सभी घटक दलों को एक पत्र लिखा है। लेकिन इसको लेकर जो वहां पर अभी चुनाव से पहले की जो स्थितियां हैं और जो चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, उसको लेकर अभी घमासान मचा हुआ है। और यह घमासान अब केवल विपक्षी दलों तक सीमित नहीं है, बल्कि एनडीए के घटक दलों तक पहुंच चुका है। जेडीयू में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सबसे ज्यादा हलचल वहां मची हुई है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यह भी पता लग रहा है कि इसमें जेडीयू के बड़े नेताओं के इलाकों के भी हजारों लाखों वोटर्स मतदाता सूची से बाहर किए जाने वाले हैं। अब वहां भी यह हो रहा है कि कैसे इस मुद्दे से निपटा जाए। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार को अभी हम लोगों ने सुना भी, और जेडीयू की तरफ से जिस तरह से अब राजनीतिक हलचल हो रही है, नीतीश कुमार गवर्नर से मिलते हैं, उसके बाद अपने पार्टी के प्रदेश भर के नेताओं से मिलते हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें चुनाव आयोग के इस नए फैसले और उस पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बाद ही ये डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। हाँ, उसी के बाद ये डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है। और कल कहा भी गया कि वो जो एक सर्वे आया, उस सर्वे आने के बाद एकदम से बीजेपी परेशान हो गई कि उस सर्वे में साफ आया कि इस बार थम्पिंग मेजोरिटी के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लगभग 70% वोटों के साथ। उसके बाद बीजेपी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और फिर जो था वो चुनाव आयोग से संपर्क साधा गया। चुनाव आयोग ने फिर ये नया तरीका निकाला कि 70% वोटों से अगर बन रही है तुम्हारी सरकार, तो हम तुम्हारे 40% वोट काट देंगे। तो ये तरीका फिर निकाला गया। ये विपक्ष के अपने आरोप हैं। और ये सर्वे तो कई आ रहे हैं जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बुरी तरीके से बीजेपी हार रही है, और ये समझ में भी आ रहा है। तो अब ये जिस तरीके से बीजेपी कर रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और साफ तौर पे कहा जा रहा है, कृष्ण अल्लाह ने साफ तौर पे कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि ये बीजेपी की जो बड़े नेता हैं उनका फरमान है। चुनाव आयोग तो केवल मोहरा है, वो इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ये षड्यंत्र जो है ये बीजेपी के बड़े नेताओं का है। और पवन खेड़ा ने कल साफ तौर पे कहा कि भाई बिचौलिया बन गया है चुनाव आयोग, अगर उसे यही बिचौलियापन करना है तो हम सीधे सीधे फिर बीजेपी से बात करेंगे, चुनाव आयोग से हम बात ही क्यों करें। फिर तो बीजेपी के दफ्तर में अपना दफ्तर खोल ले चुनाव आयोग। ये पवन खेड़ा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। समीर जी बिल्कुल, इसको लेकर चुनाव आयोग निशाने पर है विपक्षी दलों के, लेकिन अब घबराया हुआ है एनडीए के घटक दल भी घबराए हुए हैं, खास तौर पर जनता दल यूनाइटेड। और उधर जो और राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो लोक जनशक्ति पार्टी से टूटकर जो पार्टी बनी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसके नेता पशुपति कुमार पारस हैं। अब वो भी कह रहे हैं ओरिजिनल एलजेपी उन्हीं की है, ओरिजिनल एलजेपी उन्हीं की है, इनकी अलग हो गई है चिराग पासवान की। बिल्कुल, तो इन्होंने उसका नाम राष्ट्रीय जनता लोक जनशक्ति पार्टी रख लिया है और चिराग पासवान की पार्टी का नाम लोक जनशक्ति पार्टी पासवान हो गया है, रामविलास पासवान। तो खैर ओरिजिनल बिल्कुल इन्हीं की है, क्योंकि चिराग पासवान ही बाहर कर दिए गए थे। खैर वो एक अलग कहानी है। अभी चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। लेकिन ऐसा जो चुनाव आयोग जो कुछ कर रहा है, चिराग पासवान की पार्टी भी उससे भयभीत है। हमले बिल्कुल भयभीत है उससे चिराग पासवान की पार्टी। और चिराग पासवान तो साफ कह चुके हैं मुझको बिहार में आने से रोकने के लिए षड्यंत्र हो रहे हैं। तो ये षड्यंत्र कौन करेगा? बीजेपी करेगी। और यहाँ तक वो कह दिया था कि मैं तो शेर का बेटा हूँ और मेरा परिवार मेरा परिवार तोड़ दिया गया, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, मुझको घर से निकाल दिया गया। ये सारी बातें तो ये सीधी सीधी बातें तो वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए कह चुके हैं, भले ही उन्होंने नाम ना लिया हो, लेकिन दुनिया समझ रही है वो क्या किसके लिए रहे। तो चिराग पासवान भी अंदर ही अंदर एक तरीके से कहा जाए समीर जी, वो बीजेपी से रुष्ट नजर आते हैं। लेकिन अब वो हनुमान है तो हनुमान जी करेंगे क्या, ये तो देखा जाएगा समय आने पर कि हनुमान जी क्या करते हैं। लेकिन पशुपतिनाथ पारस को हम लोग जरूर सुन सकते हैं, वो क्या कहते हैं। पशुपति कुमार पारस वो भी कह रहे हैं कि अब वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। सुन लेते हैं क्या कहना है उनका। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी कोई स्पष्ट बात नहीं आई। इंडिया गठबंधन अभी जिस मुद्दे पर लड़ रहा है वो मुद्दा है चुनाव आयोग के फैसले को लेकर, और इस फैसले से उसको ये लग रहा है, आशंका है कि बड़ी संख्या में वोट जो मतदाता हैं उनके नाम मतदाता सूची से कट जाएंगे। खैर सुनते हैं पहले पशुपति कुमार पारस क्या कह रहे हैं।
एनडीए अप्रैल में ही छोड़ दिया है, तो अब आगे अब क्या करें, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है, तो आप क्या महागठबंधन अब कब ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, अभी हमारी बात हो चुकी है और चूंकि अभी 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। 5 तारीख को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमारा 5 तारीख को बड़े भाई साहब का जयंती समारोह है। इसके बाद हम लोग एक दिन बैठ के और बहुत जल्द से जल्द आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें हम लोग शामिल हों। क्या पशुपति पारस कितने सीट का डिमांड? देखिए, सीट का अभी सवाल नहीं है भाई साहब। आपने देखा होगा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए है, कांग्रेस है, आरजेडी, किसी भी दल में अभी सीट का समझौता नहीं हुआ। पहले हो जाए कि हम गठबंधन के पार्ट हैं, फिर जहां जो जिसका अधिकार बनेगा। मेरा एक प्रिंसिपल है, देखिए हम लोग 77 से विधायक रहे हैं, 40 वर्ष हो गया विधायक बने हुए, तो हम लोग संगठन करता रहे हैं और जानते हैं कि संगठन में क्या मजबूरी होती है। और अभी तक हम बिहार में 25 जिला में घूमे और 25 जिला का जो हमने रुझान देखा, जो हमारा वोटर और सपोर्टर है, उन लोगों का जो रुझान देखा है, उन लोगों का एक स्वर से कहना कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार बिहार में 20 वर्षों से है, लेकिन बिहार की स्थिति, लॉ और स्थिति बहुत खराब है। दलित विरोधी सरकार है, खासकर महिलाओं के साथ में बलात्कार, अत्याचार और लूट घसोट हो रहा है। संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो हमारा ये सोच है कि सरकार के विपक्ष में बिहार की मतदाता है, तो हमारे पास जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, हमारा जहाँ संगठन मजबूत होगा, जहाँ जिताऊ उम्मीदवार होगा, उसके लिए गठबंधन धर्म में हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो संगठन में जो लोग हैं। तो कहना है इनका कि जिताऊ गठबंधन इस समय इंडिया गठबंधन है और मौसम वैज्ञानिक माने ही जाते हैं ये लोग, तो कह रहे हैं कि हम उसी गठबंधन में चलेंगे और गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं गठबंधन धर्म का पालन करेंगे और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जहां हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा, यानी कितनी सीट हमको चाहिए इस पर जोर हम नहीं देंगे, हम केवल वहीं अपना दावा ठोकेंगे जहाँ हमारा जिताऊ कैंडिडेट होगा। चिराग पासवान की तरह 243 सीटों पर नहीं लड़ेंगे पशुपति कुमार पारस। तो ये साफ तौर पे कहने क्योंकि चिराग पासवान तो 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उनको बिहार में आने से रोका जा रहा है। तो ये सारी बातें, लेकिन इधर समीर जी, बिहार कांग्रेस ने आज एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में ये जो वोटबंदी इसको नाम दिया मतदाता पुनरीक्षण को लेकर, इसको एक ट्वीट के जरिए बताया है कि झूठ क्या है और सच क्या है इस मतदाता पुनरीक्षण का और बिहार वोटबंदी मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, इससे वो उन्होंने वो ट्वीट किया। वो हम देख भी सकते हैं कि वो देखते हैं वो क्या ट्वीट किया है, एक पोस्टर बनाकर, और उसमें बताया है, उसका नाम दिया है बिहार वोटबंदी और मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम। एक तरफ झूठ और दूसरी तरफ सच्चाई। झूठ में कह रहे हैं कि बिहार की मतदाता सूची में गड़बड़ी थी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है, ये दावा है चुनाव आयोग का। और सच्चाई जो बताई जा रही है बिहार कांग्रेस की तरफ से वो ये है कि 6 महीने पहले ही हुआ था मतदाता सूची का पुनरीक्षण। लाखों नाम जुड़े थे, लाखों कटे थे। संशोधित सूची जनवरी में प्रकाशित हुई थी, कोई गड़बड़ी या शिकायत नहीं थी। और आखिर में लिखते हैं कि छीनेगा हक, खत्म होगी हिस्सेदारी। यानी ये जो आशंका जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब करने की साजिश रच रहा है चुनाव आयोग। बिल्कुल समीर जी, बड़ी संख्या में, और वो खुद स्वीकार कर रहा है। इंडिया गठबंधन के लोग जब मिले जाकर के नेता, तो कहा गया कि 20% तो कटने ही कटने हैं, ये कहा गया। तो अच्छा, अब सवाल समीर जी ये है कि अगर आपको ये करना था तो 6 महीने पहले आपने ये पुनरीक्षण क्यों करवाया था? उसमें फिर आपको ये गड़बड़ियाँ क्यों नहीं मिली थी? और फिर इस पे जो खर्च होगा, ये खर्च कौन वहन करेगा? मतलब हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग इस तरीके से अनधिकृत काम करेगा क्या? इसलिए है ये सवाल तो टैक्स पेयर्स के पैसे का भी चुनाव आयोग को टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च करने की अनुमति नहीं है इस तरीके से। आप डाका नहीं डाल सकते हमारे टैक्स के पैसों पे। हाँ, वो साल में 4 बार मतदाता सूची का पुनरीक्षण थोड़ी करेगा। लाखों रुपए खर्च होते हैं, BLO लगाए जाते हैं, उसके अलावा तमाम दूसरे जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लगाए जाते हैं, उनको भी पैसा दिया जाता है। बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, उन पर करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। उस ब्रांड एम्बेसडर का क्या काम होता है इस पर अभी तक पता ही नहीं चला है। क्या वारे न्यारे होते हैं, मतलब एक भ्रष्टाचार जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग के अंदर होता है समीर जी। ये इस तरीके से समझा सकता है भाई, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, इनका क्या जो एक तरीके से कहा जाए वो क्राइटेरिया होता है इन ब्रांड एम्बेसडर का। ये करते क्या है ब्रांड एम्बेसडर और इनको कितना भुगतान किया जाता है, इसके बारे में बातचीत हो।
मुझे याद है समीर जी, मुझे ध्यान पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो 2007 का शायद चुनाव था, उसमें 400 करोड़ रुपया ब्रांड एम्बेसडर पे खर्च कर दिया गया था। इस तरह की खबरें आई थी उस समय, जो मेरा दिमाग मतलब जो याददाश्त में साथ दे रही है। हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो, लेकिन अभी साथ दे रही है। तो इन ब्रांड एम्बेसडर्स पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जाता है? ये ब्रांड एम्बेसडर करते क्या हैं, और ये ब्रांड एम्बेसडर इस समय ये कराने के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं जो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं? ये मतदाता सूची जो थी, जो आपने 6 महीने पहले कराया था उसका पुनरीक्षण, तब ये ब्रांड एम्बेसडर क्या कर रहे थे, अब आगे क्या करेंगे? तो बहुत सारे सवाल। यानी समीर जी, चिंताएं सिर्फ ये नहीं है कि वोट छीने जाने, चिंता ये भी है कि क्या चुनाव आयोग के अंदर कोई भ्रष्टाचार भी होता है और जिसकी कोई जांच नहीं होती है। ये भी सवाल है जी, बिल्कुल बड़े सवाल हैं। और मतदाता सूची में पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग अपने ही नियमों में और अपने ही जाल में उलझता दिखाई पड़ रहा है कि अभी 6 महीने पहले करवाए गए मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ, उसके बाद जनवरी में लिस्ट पब्लिश की गई, उसके पहले भी जो 2024 के चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव, उसमें तैयार की गई, और अचानक ये फैसला जब चुनाव की घोषणा होने वाली है, उसका लोग इंतजार कर रहे हैं, तो वो कह रहा है कि नहीं, अभी हम एक बार फिर गहन पुनरीक्षण करेंगे, यानी SIR करेंगे, उसका जो स्पेशल इंसेंटिव रिव्यू करेंगे, हम उसका इंटेंसिव रिव्यू करेंगे। तो ये अब आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आ पड़ी? और जो आरोप लगाया जा रहा है, एक बार सुनेंगे कांग्रेस के नेता, जो बिहार के कांग्रेस के प्रभारी हैं, कृष्णा अल्लावरू, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए ये फैसला बिहार चुनाव आयोग का नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का है। ये आरोप है, और आरोप चुनाव आयोग पर पहले भी लग रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है, जगह जगह बीजेपी की सरकार बनवाने का काम कर रही है। अभी तक उसमें एनडीए भी शामिल था, लेकिन बिहार में तो एनडीए के घटक दलों को भी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की तैयारी हो रही है। आशंकित है जेडीयू भी, एलजेपी भी, क्या होगा, उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन जेडीयू ने अब साफ करना शुरू कर दिया है कि उनको चुनाव आयोग की ये जो एक दुरभिसंधि रची जा रही है, उसका आभास हो चुका है। खैर, सुन लेते हैं कृष्णा अल्लावरू को, बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो क्या कह रहे हैं। उनका आरोप है कि ये आदेश, ये फैसला चुनाव आयोग का न होकर बीजेपी के बड़े नेताओं का है। कोई बात अब कहनी पड़ रही है, सोचनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है। देखिए, चुनाव आयोग ने बिहार में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिसके वजह से उन्होंने कल अपनी मुंह से उस मीटिंग में ये बात कही कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम मान के चल रहे हैं कि बिहार के 20% मतदाता कट जाएगा, छट जाएगा। ये भयानक बात। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कह रही है या सोच रही है और उस प्रक्रिया को लाने से पहले ये मन में बिठा लिया है और मन बना लिया है, तो मेरा तो उनसे एक ही गुजारिश है कि आपको 20% लोगों को काटना है तो सीधा वोटर लिस्ट से 20% लोगों को गायब करो। ये सब करने की क्या जरूरत है? उनका जिम्मेदारी है, उनकी दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि एक एक वोटर का वोट का हक बचाना, एक एक वोटर का संवैधानिक हक दिलाना, उस हक को दिलाने का काम आसान करना। ये इलेक्शन कमीशन पूरी गंगा उल्टी बहा रही है और ये संविधान विरोधी है, ये देश विरोधी है, ये जनता विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। वजह क्या लगती है आपको? 20%, क्योंकि देखिए 20% वोटर तो सरकार का भी हो सकता है, तो सरकार के पक्ष में वोट डालता हो, विपक्ष का भी हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन 20% वोट अगर आप चुनाव आयोग मान रहा है इस एक्सरसाइज में होगा, हो सकता है नंबर बढ़े भी घटे भी, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज के पीछे वजह क्या लग रही है? इस एक्सरसाइज के पीछे वजह वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं को साफ साफ ये दिखता है कि महाराष्ट्र जैसे चुनाव में, पहले दिल्ली के चुनाव में, अलग अलग चुनाव में जो वोटर लिस्ट पे धांधली वो बैकडोर से करते थे, वो पकड़ी गई है, प्रमाण दिया गया है, सवाल उठाए गए। तो उनको पता है कि इस बार अगर बैकडोर से करेंगे तो वही सवाल उठाएंगे और उसके जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन नहीं, और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ,
इलेक्शन कमीशन नहीं, ये बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनकी तुगलकी फरमान है, और ये जो धांधली बैकडोर से हो रही थी उसको फ्रंट डोर से करने का ये प्रक्रिया है। तो बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं, अब सबसे बड़े नेता में तो फिर एक ही नेता का नाम आता है अमलेंदु जी, या कोई दूसरा भी दावेदार आ गया है? नहीं, सबसे बड़े नेता कहा है तो सबसे बड़े नेता तो मोदी जी हैं और दूसरे नंबर के नेता अमित शाह जी हैं। बाकी तो सब भुनगे हैं। उसके बाद कोई नंबर है? नहीं, कोई नंबर नहीं, बाकी सब भुनगे पतंगे हैं, सब आते जाते रहते हैं। तो अब इन दो में से किसी के लिए उनका कहना होगा। तो हाँ बिल्कुल। और एक बार सुन लेते हैं आरजेडी नेता मनोज झा ने एआईएमआई के प्रस्ताव पर क्या कहा है, जो उन्होंने प्रस्ताव दिया है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, उस पर सुनते हैं। और एआईएमआईएम का कहना है कि इंडिया गठबंधन के साथ ही वो बिहार का चुनाव लड़ना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने घटक दलों के तमाम घटक दलों को, यानी आरजेडी को, कांग्रेस को और वामपंथी पार्टियों को भी इसके लिए पत्र लिखा है और ये इच्छा जताई है, जिसको अभी हम लोगों ने सुनवाया भी उनके प्रवक्ता को, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। अब उस पर मनोज झा की प्रतिक्रिया आई है, आरजेडी सांसद, वो क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। तो इस मनोज झा को हम सुनेंगे, लेकिन मनोज झा का ये कहना है कि, और दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा कि अभी जो ज़रूरी मसला है उस पर देखा जाए, यानी जो मतदाता सूची पुनरीक्षण कर रहा है चुनाव आयोग, उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें किसी नई पार्टी को शामिल करना है या नहीं करना है। मनोज झा का बयान कुछ और है, उन्होंने एआईएमआईएम को कुछ और सलाह दी है, वो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। वर्ष है, ऐसे में कई दल गठबंधन करना चाहिए। ओबीसी की पार्टी ने खुद पत्र लिखा है लालू प्रसाद यादव को और महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, ओवैसी साहब मूलतः में उनका बेस हैदराबाद में है। उनके चुनाव लड़ने से क्या होता है नहीं होता है ये ओवैसी साहब भी जानते हैं, उनके सलाहकार भी जानते हैं। अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी की अधिनायकवादी चरित्र को शिकस्त दी जाए, अगर नफरत की उनकी राजनीति को शिकस्त दी जाए, तो कई दफा चुनाव ना लड़ने का फैसला भी उसी तरह का फैसला होगा। मुझे उम्मीद है उस पर विचार करेंगे। उन्होंने सेकुलर का भी बात किया कि अगर सेकुलर वोटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो फायदा विपक्ष को पहुंचेगा, बीजेपी को। मैं इसलिए तो कह रहा हूं, आप दोबारा मुझसे वही कहवा रहे हैं। कई बार चुनाव में ऐसे क्षण आते हैं जब आपका न लड़ने का फैसला तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे महागठबंधन को, मैं समझता हूं कि आप उस संदर्भ में सोचिए कि महागठबंधन ने एक लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींच दी है। इस लकीर को समझते हुए मैं आग्रह करूंगा माननीय ओवैसी साहब, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति को भी निर्धारित करेगा। तो ये जवाब है आरजेडी की तरफ से, हालांकि आधिकारिक उसका जवाब क्या दिया जाएगा उनकी पार्टी का, लेकिन मनोज झा ने ये कहा है कि चुनाव न लड़ना भी, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी को हराया जाए तो उसके लिए ये फैसला भी महत्वपूर्ण होता है और इस पर आपको विचार करना चाहिए, उन्होंने एक सुझाव दिया है। खैर, इस समय जो बिहार में मुद्दा है, चुनाव होने हैं अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव, लेकिन उससे पहले चुनाव के लिए जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, गहन पुनरीक्षण, उस पर हंगामा मचा हुआ है। और अब इस हंगामे में चुनाव आयोग की जो एक विपक्ष साजिश कह रहा है, उस साजिश की आशंका अब सत्ता पक्ष को भी दिखाई पड़ रही है, एनडीए के घटक दलों को भी, यानी उसमें अब जेडीयू और एलजेपी भी आशंकित दिखाई पड़ रहे हैं इस मतदाता सूची को लेकर। अब आगे इसमें क्या होता है, क्या जो विपक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर वो सड़कों पर उतरेंगे, इसमें एनडीए के घटक दल भी शामिल होंगे नहीं होंगे, उनका अगला कदम क्या होता है, इन सब पर रहेंगी हमारी निगाहें। फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।